हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की। चैप्टर 1 हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। इसमें जो सेक्शन 4 है वो हमें बताता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। इसका सब सेक्शन 1 कहता है a senior citizen including parents who is unable to maintain himself from his own earning और आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम। मतलब एक सीनियर सिटीजन जिसमें पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, जो कि अनेबल हैं अपने खुद को मेंटेन करने के लिए खुद की अर्निंग से या खुद की प्रॉपर्टी जो उनके पास है उससे, तो शैल बी इंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 इन केस ऑफ। तो वो क्या करेंगे, वो इंटाइटल हैं सेक्शन 5 में एप्लीकेशन लगाने के लिए इन केस ऑफ। इसका जो क्लॉज 1 हमें बताता है वो बताता है पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन नॉट बीइंग अ माइनर। तो जो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट हैं वो अपने किसी चिल्ड्रन, मतलब एक या एक से अधिक जो भी उनके पास बच्चे हैं, उनके खिलाफ वो लगा सकते हैं एप्लीकेशन मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वो चिल्ड्रन माइनर नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब क्लॉज 2 हमें बताता है अ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन, एक ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके पास बच्चा नहीं है, अगेंस्ट सच ऑफ हिज रिलेटिव रिफर्ड टू इन क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2। जो मतलब वो लगा सकते हैं ऐसे रिलेटिव के खिलाफ एप्लीकेशन, जो कि क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2 में हमने रिलेटिव की डिफिनीशन पढ़ी थी। ऐसे रिलेटिव वो होते हैं जो कि उसमें हमने देखा था कि जो कि अपने जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे या फिर उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में होंगे, तो ऐसे आदमी को रिलेटिव कहा जाएगा। तो ऐसे चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन जो हैं वो ऐसे रिलेटिव के खिलाफ जो है वो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे। ये हमें बताता है द ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव एज द केस में बी टू मेंटेन अ सीनियर सिटीजन एक्सटेंड्स to the need of such citizen so that senior citizen may lead to a normal life। मतलब जो ऑब्लिगेशन है चिल्ड्रन और रिलेटिव की कि वो किस हद तक कैसे मेंटेन करेंगे एक सीनियर सिटीजन को, तो वो ऐसे मेंटेन करेंगे कि वो सीनियर सिटीजन एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर सके। एक नॉर्मल लाइफ की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करना उनकी ड्यूटी होगी। मेंटेनेंस मतलब यही होगा। ठीक है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 पे। The obligation of the children to maintain his or her parents extends to the need of such parents, either father or mother or both as the case may be, so that such parents may lead a normal life। मतलब चिल्ड्रन की क्या ऑब्लिगेशन होगी, वो कैसे मेंटेन करेंगे अपने पेरेंट्स को, चाहे वो मदर हों या फादर हों, वैसे मेंटेन करेंगे कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकें। ठीक है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 4 पे। एनी पर्सन बीइंग अ रिलेटिव of a senior citizen and having sufficient means shall maintain such senior citizen provided he is in possession of the property of such citizen or he would inherit the property of such senior citizen। मतलब हमने इसको डिफिनीशन क्लॉज में भी यही चीज़ पढ़ी थी कि जो रिलेटिव है एक सीनियर सिटीजन का और जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है वो मेंटेन करेगा ऐसे सीनियर सिटीजन को, लेकिन क्या है कि वो उस सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी की पोजीशन में हो या फिर जो सीनियर सिटीजन है उनकी डेथ के बाद वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाला हो। तो ऐसे रिलेटिव की ये ड्यूटी होती है कि वो उस सीनियर सिटीजन को मेंटेन करें। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट हमें बताता है वेयर मोर देन वन रिलेटिव आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन द मेंटेनेंस शैल बी पेएबल बाय सच रिलेटिव इन प्रपोर्शन इन विच दे वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, जब ढेर सारे रिलेटिव हैं किसी भी सीनियर सिटीजन के जो कि उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाले हैं, तो वो इस प्रपोर्शन में मेंटेन करेंगे उस सीनियर सिटीजन को जिस प्रपोर्शन में उन्हें वो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, वो इनहेरिट करेंगे उस प्रॉपर्टी को। ठीक है। तो सेक्शन 4 हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे, एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। ठीक है। इसका सबसेक्शन 1 हमें बताता है एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 4 मे बी मेड बाय।
ठीक है। एप्लीकेशन कैसे मेंटेनेंस के लिए कैसे लगेगी, किसके द्वारा लगेगी, क्लॉज ए बताता है बाय ए सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट एज द केस में भी, सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स इनको ही मेंटेनेंस लेनी है तो यही लगाएंगे एप्लीकेशन। बी हमें बताता है इफ इज इनकेपेबल, मतलब वो इनकेपेबल है, वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, देन बाय एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड बाय हिम, तो वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं बाय राइटिंग या ओरली वर्बली, जैसे भी वो ऑथराइज कर दें किसी और पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो उनकी तरफ से जाके पिटीशन या फिर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है। अब क्लॉज सी हमें बताता है द ट्रिब्यूनल मे टेक कॉग्निजेंस सुओ मोटो, इसमें ट्रिब्यूनल को ये दिया गया है पावर कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऐसे किसी केस का। ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा। Organization means any voluntarily association registered under the Societies Registration Act, मतलब कोई voluntarily एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। ठीक है। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर किसी और लॉ के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, या तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर या फिर किसी और लॉ के अंदर। तो ठीक है, अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे। ठीक है। द ट्रिब्यूनल में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन ऑर्डर सच चिल्ड्रन और रिलेटिव to make a monthly allowance for the interim maintenance of such senior allowance for the interim maintenance of such senior citizen including parent interim maintenance and to pay the same to such senior citizen and to pay the same to such senior citizen including parent as the tribunal may from time to time direct। मतलब क्या है कि ट्रिब्यूनल, जैसे कि हम सेक्शन 125 CRPC पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग चलती रहती है तो कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि आप एक इंटरिम मंथली अलाउंस आप दीजिए। आपकी प्रोसीडिंग लंबी चलेगी तब तक के लिए उस जो पेरेंट्स हैं जो सीनियर सिटीजन हैं उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप एक इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट पास कर देती है कि आप टाइम टू टाइम दीजिए अपने पेरेंट्स को, अपने सीनियर सिटीजन को दीजिए ताकि उनका खर्चा, उनका मेंटेनेंस होता रहे, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति होती रहे। तो सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में। अगर आपने CRPC पढ़ा है तो आप इन सब टर्म से पहले से ही परिचित होंगे। ठीक है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 पे। On receipt of an application for maintenance under subsection 1, after giving notice of the application to the children or relative and after giving the parties an opportunity of being heard, hold an inquiry for determining the amount of maintenance। मतलब क्या है, एप्लीकेशन लगी मेंटेनेंस की तो क्या करेगी कोर्ट नोटिस देगी, किसे देगी, चिल्ड्रन को और उस रिलेटिव को नोटिस देगी और क्या करेगी, उनको सुनेगी कि उनका पक्ष क्या कहता है और उसके बाद एक इंक्वायरी करेगी कि क्या अमाउंट होना चाहिए मेंटेनेंस का, क्या मतलब क्या क्या खर्चे हैं सीनियर सिटीजन के और पेरेंट्स के, क्या क्या खर्चे हैं उस हिसाब से, और क्या इनके मीन्स है, जो पेरेंट जो बच्चे हैं जो रिलेटिव हैं वो कितना कमा पा रहे हैं, कितने में उनकी ज़रूरतें चल जाएंगी, कितने में वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों की एक इंक्वायरी ट्रिब्यूनल कंडक्ट करेगी और उसके बाद फिर डिटरमाइन करेगी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को। ठीक है। सबसेक्शन 2 में हमने इंटरिम मेंटेनेंस देखा था, सबसेक्शन 3 में हमने इंक्वायरी देखा। अब हम आते हैं सबसेक्शन 4 पे। ठीक है। An application filed under subsection 2 for the monthly allowance for the maintenance and expenses of the proceeding shall be disposed of within 90 days from the date of the service of notice of the application to such person। मतलब क्या है, जो हमने सबसेक्शन 2 में इंटरिम मेंटेनेंस की बात की थी उसका डिस्पोजल कितने टाइम में हो जाना चाहिए, 90 डेज़ में हो जाना चाहिए। 90 डेज़ के अंदर आप इंटरिम मेंटेनेंस की जो भी प्रोसीडिंग है उस और एक्सपेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग की जो भी प्रोसीडिंग है उसका डिस्पोजल जो है वो 90 डेज़ में हो जाना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस की बात है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रोवाइडेड दैट द ट्रिब्यूनल मे एक्सटेंड द सेट पीरियड वंस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें कोर्ट को लगा कि नहीं ये जो इंटरिम मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग है ये जो थोड़ा और लंबी चलनी चाहिए या फिर थोड़ा और चलना चाहिए और डेज़ में होना चाहिए इसको, तो कोर्ट रीज़न रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग, उसके बाद उसको 30 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकती है। मतलब इनिशियली 90 डेज फिक्स्ड है बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कोर्ट उसे 30 डेज कर सकती है। ठीक है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 5 पे।
An application for maintenance under subsection 1 may be filed against one or more person. ठीक है, मेंटेनेंस की जो प्रोसीडिंग जो एप्लीकेशन है वो क्या होगी, तो एक या दो से अभी अधिक लोगों के खिलाफ भी की जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट सच चिल्ड्रन और रिलेटिव मे इम्प्लीड द अदर पर्सन लाइबल टू मेंटेन पेरेंट इन द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। मतलब क्या है कि वो लोग भी क्या है, वो लोग भी लाइबल होने चाहिए कि उस पेरेंट को या फिर सीनियर सिटीजन को मेंटेन करने के लिए। तो एक या दो से अधिक लोगों के लिए भी वो चलाई जा सकती है, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। सबसेक्शन 6 कहता है वेयर अ मेंटेनेंस ऑर्डर वाज मेड अगेंस्ट more than one person, the death of one of them doesn't affect the liability of other to continue paying maintenance। क्या है कि अगर मेंटेनेंस की जो ऑर्डर है वो एक या दो से अधिक लोगों के लिए लगाया गया है, उसमें से एक का इंसान की डेथ हो जाती है जो कि लाइबल था मेंटेन करने के लिए, तो जो लाइबिलिटी है अदर पर्सन की, जो फर्स्ट पर्सन है उसकी डेथ से वो प्रभावित नहीं होगी, वो फिर भी लाइबल होगा अपने पेरेंट्स या अपने सीनियर सिटीजन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं सबसेक्शन 7 पे। एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एज द केस में भी। ठीक है, मेंटेनेंस का और एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग कब से पेबल होगी, जब से कोर्ट ऑर्डर करेगी। अगर कोर्ट चाहे तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाया गया था उस दिन के लिए भी कहेगी कि आप एप्लीकेशन वाले दिन से ही आप मेंटेनेंस करिए, या फिर वो कोई एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर देगी कि आप इस डेट से मेंटेनेंस दीजिए अपने पेरेंट्स को। ठीक है, अब हम आते हैं सबसेक्शन 8 पे। इफ़ चिल्ड्रन और रिलेटिव सो ऑर्डर्ड फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। यदि चिल्ड्रन या रिलेटिव फेल हो जाते हैं बिना किसी कारण के इस ऑर्डर जो कोर्ट ने मेंटेन करने के लिए दिया था उसको कंप्लाई करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए, देन क्या होगा, एनी सच ट्रिब्यूनल में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, एवरी ब्रीच ऑफ, प्रत्येक ऑर्डर की प्रत्येक ब्रीच के लिए इश्यू अ वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन। वारंट इश्यू करेगी इस अमाउंट को लेने के लिए, ऐसे जैसे कि फाइन लेने के लिए वारंट इश्यू किया जाता है CRPC में। ठीक है, एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ each month's allowance, may sentence such person for whole or any part of each month's allowance for the maintenance and expenses of the proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made whichever is earlier। मतलब क्या है कि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उन्हें 1 महीने की सज़ा सुना सकती है, और या फिर उन्होंने अगर पेमेंट कर दिया तो फिर उन्हें छोड़ सकती है। मतलब 1 महीने की सज़ा, अगर 1 महीने की सज़ा के अंदर आपने वो मेंटेनेंस का जो अमाउंट था आपने पे कर दिया तो आप छूट सकते हैं जेल से, मतलब इम्प्रिजनमेंट से आपको छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट हमें बताता है नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेट टू द ट्रिब्यूनल टू लेवी सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू। मतलब क्या है कि रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए जो वारंट इशू करने की बात है, ये सब चीज़ें हैं, ये जब अमाउंट मेंटेनेंस का अमाउंट जिस महीने पे करना था उस महीने नहीं किया तो उसके 3 महीने लिमिटेशन पीरियड बता रहा है कि 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन लगानी होगी कि हाँ इन्होंने जो लाइबल थे मेंटेनेंस के लिए उन्होंने ये मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं दिया। विद इन 3 month एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को, अदरवाइज ट्रिब्यूनल को नहीं पता चलेगा ना, और लिमिटेशन पीरियड ट्रिब्यूनल ने फिक्स कर दी है 3 months। ठीक है, और अब हम आते हैं सेक्शन 6 पे, जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। तो हम देखते हैं इसका सबसेक्शन 1 कहता है द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 5 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी चिल्ड्रन और रिलेटिव इन एनी डिस्ट्रिक्ट। मतलब क्या है कि जो सेक्शन 5 की प्रोसीडिंग है वो किसी भी चिल्ड्रन या रिलेटिव के अगेंस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ली जा सकती है। किस डिस्ट्रिक्ट में ली जा सकती है, ए वेयर ही रिसाइड्स और लास्ट रिसाइडेड, जहाँ पे वो रहता है या फिर जहाँ पे वो आखिरी बार रहा हो, या फिर वेयर चिल्ड्रन और रिलेटिव रिसाइड्स, या फिर चिल्ड्रन या रिलेटिव रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 2 बताता है ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 द ट्रिब्यूनल शैल इश्यू अ प्रोसेस फॉर प्रोक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट होम द एप्लीकेशन इज फाइल्ड। मतलब क्या है कि एप्लीकेशन सेक्शन 5 में लग गई तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक प्रोसेस इश्यू करेगा। किस चीज़ के लिए प्रोसेस इश्यू करेगा,
प्रोसेस इशू करेगा उनकी अटेंडेंस के लिए, जो चिल्ड्रन हैं, जो रिलेटिव हैं और जिनके खिलाफ एप्लीकेशन लगी है उनको बुलाएगा प्रोसेस इशू करके। ठीक है, सबसेक्शन 3 हमें बताता है फॉर सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव द ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड अंडर द CRPC। मतलब CRPC में जो JMFC के पास पावर होती है वही पावर ट्रिब्यूनल के पास होगी इनकी अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए। सबसेक्शन 4 हमें बताता है ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग shall be taken in the presence of the children or relative against whom an order for maintenance is proposed to be made and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases। मतलब क्या है, जो एविडेंस लिए जाएंगे, ये CRPC का भी रूल है कि एविडेंस लिए जाएंगे तो चिल्ड्रन या फिर रिलेटिव जिसके खिलाफ ये एप्लीकेशन लगी है, जिसके खिलाफ चल रहा है, कार्यवाही हो रही है, उसकी प्रेजेंस में ही वो एविडेंस लिए जाएंगे। और कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे समन केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वैसे ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट हमें बताता है इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट होम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड टू बी मेड is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the tribunal may proceed to hear and determine the case ex parte। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हम सभी जानते हैं कि जब ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि जो चिल्ड्रन या रिलेटिव जिनके खिलाफ ये केस चल रहा है वो विलफुली नहीं आना चाह रहे हैं, सर्विस को अवॉइड कर रहे हैं या फिर नेग्लेक्ट कर रहे हैं ट्रिब्यूनल में आने पे, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, एक्स पार्टी केस को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, सबसेक्शन 5 हमें बताता है वेयर द चिल्ड्रन और रिलेटिव इज रेजिडिंग आउट ऑफ इंडिया the summons shall be served by the tribunal through such authority as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। मतलब क्या है कि चिल्ड्रन या रिलेटिव अगर आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं तो समन कैसे सर्व होगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया हो कि हाँ इस अथॉरिटी के थ्रू या इस माध्यम से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारा समन सर्व होगा, तो उस तरीके से सर्व होगा। सबसेक्शन 6 हमें बताता है द ट्रिब्यूनल बिफोर हियरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 may refer the same to a conciliation officer and such conciliation officer shall submit his finding within 1 month and if amicable settlement has been arrived at the tribunal shall pass an order to that effect। मतलब क्या सेक्शन 5 में जब एप्लीकेशन लगता है मेंटेनेंस के लिए तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, सबसे पहले एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को ये केस रिफर कर देगी कि कॉन्सिलिएशन मतलब क्या, आप दोनों पार्टीज आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके जो मेंटेनेंस की अमाउंट है पे करने के लिए वो सब डिसाइड कर लें, और प्रोसीडिंग का जो दुनिया मतलब लंबी कार्यवाही से बचने के लिए कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को ये सबमिट कर देगी, सेंड कर देगी कि आप अपने तरीके से मामले को राजी खुशी से सहमत करवा लें दोनों भी पक्षकारों के मध्य में। लेकिन अगर ऐसा कुछ अमेकेबल सेटलमेंट आता है तो 1 महीने के अंदर ये कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस हो जाना चाहिए और जो ट्रिब्यूनल है वो जो अमेकेबल सेटलमेंट आया है उसके अनुसार जजमेंट पास कर देगी या फिर ऑर्डर पास कर देगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन कॉन्सिलिएशन ऑफिसर मीन्स एनी पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 और द मेंटेनेंस ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 और एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल फॉर दिस पर्पज। मतलब क्या है कि बता रहा है कि कॉन्सिलिएशन ऑफिसर कौन होगा, मतलब कौन है, रिप्रेजेंटेटिव हो या ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी रेफर कर सकती है उसको, और फिर क्या है कि जो ट्रिब्यूनल है वो खुद से भी किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है एज अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर कौन हो सकता है इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन बताता है। अब हम आते हैं सेक्शन 7 पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months from the date of the commencement of this act by notification in the official gazette constitute for each subdivision one or more tribunal as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating and deciding upon the order of maintenance under section 5। मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट के कमेंसमेंट के 6 महीने के अंदर में नोटिफिकेशन जारी करेगी ऑफिशियल गैजेट में और हर सब डिवीज़न के लिए एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट करेगी। ठीक है, किस चीज़ के लिए, वो मैटर्स को डिसाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन लगता है मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 5 में। ठीक है, 2 हमें बताता है कि सबसेक्शन 2 द ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ स्टेट के नीचे के रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए जो कि उस मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को प्रिसाइड करेगा। सबसेक्शन 3 हमें बताता है वेयर 2 और मोर ट्रिब्यूनल आर कंस्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया
द स्टेट गवर्नमेंट बी बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग देम। मतलब क्या है कि अगर एक ही एरिया के लिए दो या दो से अधिक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट कर दिया गया है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफाइन करेगी कि कौन सा काम कौन सा ट्रिब्यूनल करेगा, मतलब उनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। तो सेक्शन 7 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है सेक्शन 7 में, और सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ स्टेट के रैंक का कोई ऑफिसर के रैंक के नीचे का कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए। तो ये है। सेक्शन 8 हम देखते हैं, समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी में समरी प्रोसीजर होगी, इसके बारे में सेक्शन 8 हमें बताता है। सब सेक्शन 1 हमें कहता है, इन होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 5 द ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू एनी रूल दैट मे बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ फॉलो सच समरी प्रोसीजर एज इट डीम्स फिट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगी इस इंक्वायरी को करने में, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल प्रेस्क्राइब किया है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर समरी प्रोसीजर के तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। सब सेक्शन 2 हमें बताता है, द ट्रिब्यूनल शैल हैव ऑल द powers of a civil court for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witness and of compelling the discovery and production of the document and material object and for such other purpose as may be specified। मतलब क्या है कि ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की पावर होगी किस चीज़ के लिए, एविडेंस को ओथ पे लेने के लिए, विटनेस की अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए, और डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और मटेरियल ऑब्जेक्ट को मंगाने के लिए उसके पास क्या होगी, और या फिर और कोई मैटर जो प्रेस्क्राइब्ड हो तो उसके लिए उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी। जैसे एक सिविल कोर्ट वर्क करता है इन सभी कंडीशंस में, वैसे ही ट्रिब्यूनल भी वर्क करेगी। ठीक है। एंड द ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर ऑल द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ द CRPC। ट्रिब्यूनल क्या है, सिविल कोर्ट होगी किस चीज़ के लिए, सेक्शन 195 और चैप्टर 26 जो है CRPC का, उसके लिए। सब सेक्शन 3 हमें बताता है सबसेक्शन 3 हमें बताता है, सब्जेक्ट टू एनी रूल दैट मे बी मेड इन दिस बिहाफ द ट्रिब्यूनल मे फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेटिंग एंड डिसाइडिंग अपॉन एनी क्लेम फॉर मेंटेनेंस चूज वन और मोर पर्सन possessing स्पेशल नॉलेज और ऑफ एनी मैटर रिलेवेंट टू द इंक्वायरी टू असिस्ट इट इन होल्डिंग द इंक्वायरी। मतलब क्या है कि ट्रिब्यूनल किसी भी ऐसे लोग जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में उन्हें स्पेशल नॉलेज है तो उसे अपनी असिस्टेंस के लिए बुला सकती है, मतलब एक एडवाइस देने के लिए कि कोई भी मैटर पे असिस्ट करने के लिए ट्रिब्यूनल चाहे तो एक या दो लोगों को अपने हेल्प के लिए बुला सकती है। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 9 पे, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। इसका सबसेक्शन 1 कहता है, इफ चिल्ड्रन और रिलेटिव एज द केस में बी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन अ सीनियर सिटीजन बीइंग अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। यदि चिल्ड्रन या रिलेटिव जो भी हैं अपने जो है कि सीनियर सिटीजन को वो अनेबल है या फिर नेग्लेक्ट कर रहे हैं या फिर रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मतलब नहीं करना चाहते हैं सीनियर सिटीजन को मेंटेन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द ट्रिब्यूनल मे ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच चिल्ड्रन और रिलेटिव टू मेक अ मंथली अलाउंस एट सच मंथली रेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सच सीनियर सिटीजन एज द ट्रिब्यूनल मे डीम फिट। मतलब क्या है कि जब ट्रिब्यूनल क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन और रिलेटिव क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं सीनियर सिटीजन को मेंटेन करने के लिए, जो कि खुद की मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके पास क्षमता नहीं है या फिर ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो मेंटेन कर पाए, ऐसे सीनियर सिटीजन को वो नहीं मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल जब ये सेटिस्फाइड हो जा रही है कि हाँ ऐसा है कि ये लोग नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे चिल्ड्रन या रिलेटिव को ऑर्डर करेंगे कि आप एक मंथली अलाउंस करें ऐसे मंथली रेट पे उनकी मेंटेनेंस के लिए सीनियर सिटीजन को, और ऐसे लोगों को पे करें जैसा कि ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करे। ठीक है। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस मतलब इसमें चिल्ड्रन और रिलेटिव को ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा मेंटेनेंस के लिए। सबसेक्शन 2 बताता है, द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस विच मे बी ऑर्डर बाय सच ट्रिब्यूनल शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपी पर मंथ। मतलब क्या है कि मेंटेनेंस का जो अलाउंस होगा वो ऐसा होगा कि जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 10,000 से ज़्यादा मंथली अलाउंस मेंटेनेंस के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब 10,000 तक होना चाहिए। ठीक है। अब हमें आते हैं सेक्शन 10 पे, अल्ट्रेशन इन अलाउंस। सेक्शन 10 हमें बताता है, सबसेक्शन 1,
on proof of misrepresentation or mistake of fact or change in the circumstances of any person receiving a monthly allowance under section 9 for the maintenance on order under that section to make a monthly allowance for the maintenance, the tribunal may make such alteration as it thinks fit in the allowance for the maintenance. मतलब क्या है कि प्रूफ ऐसा मिल रहा है कि कोई किसी मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से या फिर सर्कमस्टांसेस का चेंज हो गया है जिसकी वजह से जो मंथली अलाउंस मिल रहा था सेक्शन 9 में वो जो मंथली अलाउंस मिल रहा था फॉर द मेंटेनेंस उस सेक्शन में वो उसमें अल्ट्रेशन का ऑर्डर कर देगी। मतलब क्या है कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ या फिर किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से जो जितना नहीं मिलना चाहिए था उतना मिल रहा है या फिर जितना मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो एट दैट केस द अल्ट्रेशन के लिए को ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकती है। सबसेक्शन 2 में बताता है where it appears to the tribunal that in consequence of any decision of a competent civil court, any order made under section 9 should be cancelled or varied, it shall cancel the order as the case may be vary the same accordingly। मतलब क्या है कि किसी सिविल कोर्ट के किसी ऑर्डर के थ्रू कोई डिसीजन ऐसा आया जिसके तहत जो सेक्शन 9 में मेंटेनेंस मिल रहा था उसको या तो कैंसिल होना चाहिए या तो उसको थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए उसमें, तो ट्रिब्यूनल वो कर देगी, कैंसिल कर देगी या तो वेरिएशन कर देगी। सेक्शन 11 हमें बताता है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। सबसेक्शन 1, a copy of the order of maintenance and including the order regarding expenses of the proceeding as the case may be shall be given without payment of any फी टू द सीनियर सिटीजन और टू द पेरेंट। मतलब क्या है कि जो कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है वो विदाउट फीस, बिना फीस के किसको दी जाएगी, सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स जिनके लिए ये ऑर्डर मेड हुआ है, ठीक है, इन हुज फेवर इट इज मेड, एंड सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स्ड बाय एनी ट्रिब्यूनल इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज मेड, सच ट्रिब्यूनल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एंड टू द नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंसेज। मतलब ऐसे जो ऑर्डर है वो किसी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा, मतलब क्या है कि ऑर्डर पास किया किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ट्रिब्यूनल ने, पर वो ऑर्डर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कहीं भी ट्रिब्यूनल दूसरे ट्रिब्यूनल भी उसको इन्फोर्स करवा सकती है, बट क्या होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होनी चाहिए किन दो चीज़ों के लिए कि आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज़, हाँ ये वही इंसान है जिसके खिलाफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पास हुआ था, और नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंसेस, और इसने इस अलाउंस को पे नहीं किया है। दो चीज़ों को सेटिस्फाइड हो गया ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल उसको जो है कि क्या करेगा, इन्फोर्स करवाएगा। सबसेक्शन 2 हमें बताता है अ मेंटेनेंस ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन ऑर्डर पास्ड अंडर चैप्टर 9 ऑफ द CRPC एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड इन मैनर प्रेस्क्राइब फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर बाय दैट कोड। मतलब क्या है कि मेंटेनेंस ऑर्डर जो इस एक्ट में पास किया गया है वो कैसा होगा, जैसे कि चैप्टर 9 ऑफ CRPC जो हम मेंटेनेंस प्रोसीडिंग देखते हैं उसमें पास किया हुआ की तरह रहेगा और उसे उसी तरीके से एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 12 पे। Option regarding maintenance in certain cases, notwithstanding anything contained in chapter 9 of the CRPC, where a senior citizen or a parent is entitled for maintenance under the said chapter and also entitled for maintenance under this act। मतलब क्या है कि सीनियर सिटीजन या पेरेंट जो हैं जो कि CRPC में भी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड थे, हकदार थे, और यहाँ पे भी इस एक्ट में भी मेंटेनेंस के लिए लाइबल इंटाइटल्ड हैं, तो क्या होगा, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द सेट कोड क्लेम सच मेंटेनेंस अंडर ईदर ऑफ दोज एक्ट्स बट नॉट अंडर बोथ। मतलब क्या हो सकता है कि जो सीनियर सिटीजन जो कि CRPC में भी मेंटेनेंस ले सकते हैं और इस एक्ट में भी ले सकते हैं, वो दोनों में से किसी एक में चाहे वो CRPC में लें चाहे ये इस एक्ट में लें मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों में लें। मतलब एक बार सूट फाइल करें, एक बार एप्लीकेशन लगाएं इस एक्ट में मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 5 में, और एक बार जाएं सेक्शन 125 CRPC में लगाएं, तो ये नहीं हो सकता, वो किसी एक में ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 13 पे, डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। Where when an order is made under this chapter, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such order shall within 30 days of the date of announcing the order of the tribunal deposit the entire amount order in such manner as the tribunal may direct। मतलब क्या है कि चिल्ड्रन और रिलेटिव जिनके खिलाफ ये जिन्हें कहा गया है कि आप मेंटेनेंस का पे करिए, वो इस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर डिपॉजिट करवा देंगे उस ट्रिब्यूनल में उस अमाउंट को, ठीक है। सेक्शन 14 आते हैं हम,
award of interest where any claim is allowed. ठीक है, where any tribunal makes an order for maintenance made under this act, such tribunal may direct that in addition to the amount of maintenance, simple interest shall also be paid at such date and from such date, not earlier from the date of making the application, as may be determined by the tribunal, which shall not be less than 5% and not more than 18%. मतलब क्या है कि कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर तो किया, लेकिन उसके साथ सॉरी मैं ट्रिब्यूनल है यहाँ पे, बार बार कोर्ट निकल रहा है, ट्रिब्यूनल ने मेंटेनेंस का ऑर्डर तो किया, लेकिन ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं, उसके पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो मेंटेनेंस के ऑर्डर के साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी लगा सकती है। इंटरेस्ट कब से लगाएगी, वो कब से लगाएगी इंटरेस्ट, जब से कि एप्लीकेशन लगाया गया, सेक्शन 5 में जब जिस डेट से एप्लीकेशन लगाया गया उस डेट से वो इंटरेस्ट भी लगा सकती है। और वो इंटरेस्ट कितने परसेंट पे होगा, 5% होगा, जो कि 18% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 5 to 18% वो इंटरेस्ट लगा सकती है। ट्रिब्यूनल के पास ये है इस सेक्शन के तहत। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट when an application for maintenance under chapter 9 of the CRPC is pending before a court at the commencement of this act, then the court shall allow the withdrawal of such application on the request of the parent, and such parent shall be entitled to file an application for the maintenance before the tribunal. इस ये जो एक्ट है, ये जब कमेंस हुआ उस टाइम पे अगर कोई जो है केस था जो कि सीनियर सिटीजन या पेरेंट ने चैप्टर 9 ऑफ CRPC में लगाया था, तो कोर्ट जो है जो कि CRPC के तहत थी, वो पेरेंट्स को अलाउ कर देगी कि आप इसको विड्रॉ करके सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के सेक्शन 5 में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 5 हम सेक्शन 15 हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल की अब हम बात करेंगे तो सबसेक्शन 1 हमें बताता है the state government may by notification in the official gazette constitute one appellate tribunal for each district to hear the appeal against the order of the tribunal। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक appellate tribunal हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी, किस चीज़ के लिए, वो ऑर्डर अपील सुनने के लिए, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर थे उसकी अपील को सुनने के लिए एक appellate ट्रिब्यूनल को स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, सबसेक्शन 2 हमें बताता है द appellate ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक का जो ऑफिसर होगा वही एपेलेट ट्रिब्यूनल को प्रिजाइड करेगा। हमने सेक्शन 7 में ट्रिब्यूनल की बात की थी, वहाँ पे सब डिविजनल रैंक का ऑफिसर जो है वो प्रिजाइड कर रहा था। अब हम आते हैं 16, जो सेक्शन 16 है वो है अपील्स। ठीक है, अपील्स जो है इसका सबसेक्शन 1 हमें बताता है एनी सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट और एज द केस में बी एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मे विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर प्रीफर एन अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। मतलब क्या है, सीनियर सिटीजन या पेरेंट जो कोई भी अगर एग्रीव्ड है ऑर्डर के, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के एग्रीव्ड है, उन्हें नहीं पसंद है, मतलब उनके हिसाब से नहीं, उनको लग रहा है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो 60 days के भीतर जबकि वो ऑर्डर पास हुआ है वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट ऑन अपील द चिल्ड्रन और रिलेटिव हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सच मेंटेनेंस ऑर्डर शैल continue to pay to such parent or amount so ordered in the manner directed by the appellate tribunal। तो क्या है कि जो मेंटेनेंस वो पे करते थे चिल्ड्रन और जो रिलेटिव थे उनको कहा जाएगा कि ये अपील चलती रहेगी, पर आप जो है कि जो आप मेंटेनेंस करते थे वो आप मेंटेनेंस करते रहिएगा। प्रोवाइडेड फॉर दैट द एपेलेट ट्रिब्यूनल मे entertain the appeal after the expiry of the said period of 60 days if it is satisfied that the appellate was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time। मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल 60 days का टाइम इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि आप 60 days के अंदर ही अपील प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से डिले हुआ पार्टी को एपेलेट ट्रिब्यूनल में आने में, अपील को प्रेफर करने में, तो कोर्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल अलाउ कर देगी कि नहीं कोई बात नहीं है, 60 days बीत गया है फिर भी हम एंटरटेन कर ले रहे हैं, हम देख ले रहे हैं आपके जो भी आपके दुख दिक्कत है उसको सुन ले रहे हैं, अपील आपकी सुन ले रहे हैं। सबसेक्शन 2 अब बताता है ऑन रिसिप्ट ऑफ, सबसेक्शन 2 बताते हैं on receipt of an appeal the appellate tribunal shall cause a notice to be served upon the respondent। अपील को रिसिप्ट करने के बाद appellate tribunal respondent को नोटिस भेजेगी। सबसेक्शन 3 बताता है the appellate tribunal may call for the record of the proceeding from the tribunal against whose order the appeal is preferred। उस ट्रिब्यूनल से वो प्रोसीडिंग की रिकॉर्ड्स बनाएगी जिसके खिलाफ ये, मतलब जिसके ऑर्डर से ही अपील प्रेफर की गई है, उस ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड्स मंगवाएगी। सब सेक्शन 4 हमें बताता है द appellate tribunal may after
एग्जामिनिंग द अपील एंड द रिकॉर्ड्स कॉल फॉर ईदर अलाउ और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अपील मतलब क्या करती है कि अपील को एग्जामिन करने के बाद, रिकॉर्ड्स को देखने के बाद या तो अलाउ करेगी अपील को या तो रिजेक्ट करेगी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। सबसेक्शन 5 बताता है द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल एडजुडिकेट एंड डिसाइड अपॉन द अपील फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल। मतलब क्या है कि एपीलेट ट्रिब्यूनल एडजुडिकेट करेगी और डिसाइड करेगी और जो ऑर्डर वो पास करेगी वो फाइनल होगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल होगा। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी रिजेक्टेड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू बोथ द पार्टीज टू बीइंग हर्ड इन पर्सन और थ्रू अ डुली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या है कि अपील को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि दोनों पक्षकारों को एक बार सुन लिया जाए। सबसेक्शन 6 बताता है द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल मेक एन एंडावर टू प्रोनाउंस इट्स ऑर्डर इन राइटिंग विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अपील। मतलब एपीलेट ट्रिब्यूनल एंडावर कोशिश करेगी कि ऑर्डर को प्रोनाउंस कर दे 1 महीने के अंदर। अच्छा है, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस मिलेगी। 1 महीने के अंदर अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग को, ऑर्डर को सुना देता है तो। सबसेक्शन 7 बताता है अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी सेंट टू बोथ द पार्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो ऑर्डर एपीलेट ट्रिब्यूनल ने पास किया है वो उसकी जो कॉपी है वो दोनों पार्टीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दी जाएंगी। सेक्शन 17 हमें बताता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, नो पार्टी टू प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब क्या है कि ये बड़ी अलग सी बात है कि हर एक्ट में हमें मिलता है कि हर पार्टी जो है एक लीगल रिप्रेजेंटेशन उसका होगा, पर यहाँ पे है कि जो भी पार्टीज़ हैं वो बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा बिना ही आएंगी ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है। सेक्शन 18 मतलब सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफिसर। सबसेक्शन 1 बताता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर और एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एज मेंटेनेंस ऑफिसर। मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एक किसी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के नीचे का नहीं है उसे मेंटेनेंस ऑफिसर अपॉइंट करेगी, नियुक्त करेगी, डेजिग्नेट करेगी। ठीक है। सबसेक्शन 2 बताता है द मेंटेनेंस ऑफिसर रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल रिप्रेजेंट अ पैरेंट if he so desires during the proceeding of the tribunal or the appellate tribunal as the case may be। मतलब जो मेंटेनेंस ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट किया है, डिजिग्नेट किया है, वो क्या करेगा, वो पेरेंट को रिप्रेजेंट करेगा प्रोसीडिंग में ट्रिब्यूनल या एपीलेट ट्रिब्यूनल की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे के चैप्टर्स को, आगे के सेक्शंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच।